हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि क्लास 12 मैथमेटिक्स विषय में जब बोर्ड पेपर होता है तो उसमें 5 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आप सही कर लेते हो तो 5 में 5 अंक आपको मिलते हैं, एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। आप सभी लोगों को इस छोटी सी क्लास में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत संपूर्ण चैप्टर के जितने भी चैप्टर आपके हैं, संपूर्ण गणित के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि आपका जो कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12 मैथमेटिक्स विषय का, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। देखिए, बहुत बड़ा वीडियो इसीलिए मैंने नहीं बनाया है कि आप सभी लोगों को बोरियत ना महसूस हो, और यदि आप कल जा रहे हैं 4 अप्रैल को मैथ का पेपर देने, ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका सभी चैप्टरों का रिवीजन हो जाएगा, वहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो है आप 5 मिनट के अंदर पाँचों बहुविकल्पी प्रश्न कर लेंगे, और 5 में 4 तो आप ज़रूर सही कर पाएंगे, और हो सकेगा अधिकतर आप चाहे देख लेना 5 के 5 भी सही करके आओगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हमने शुरू करते हैं। आप सभी लोगों के आंखों के सामने जो भी क्वेश्चन आएगा उसको जल्द से प्रयास कीजिएगा कि उसको मतलब देखते खनी सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में अगर हल करने में समय लॉस करोगे तो आगे के प्रश्न में फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको सॉल्व करने में समय कम मिलेगा। ठीक है, तो जी हाँ, ये अंतिम मौका है, ये लास्ट क्लास है। आप देखिए भाई, यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है, आप देख सकते हो, संबंध एवं फलन चैप्टर से। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, फलन जो है रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स बिलोंग करता है वास्तविक संख्या के द्वारा परिभाषित है, तो फलन क्या होगा भैया? एकाकी होगा, आच्छादक होगा, एकाकी आच्छादक होगा, या एफ परिभाषित नहीं है। चारों ऑप्शन पर आप विचार करोगे। सबसे पहले हल करने पर आप ये जाओगे कि एकाकी है कि नहीं है, इस पर जाओगे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एफ परिभाषित नहीं है। एफ परिभाषित होने का मतलब ये है कि एफ की वैल्यू इन्फिनिटिव कब आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्स की वैल्यू है वो रियल नंबर में बिलोंग करती है, और रियल नंबर में 0 भी आता है कि नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू आप 1/x के स्थान पर 0 पुट करोगे, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटिव हो जाती है। इसका मतलब फलन ही परिभाषित नहीं है, एकाकी आच्छादक पर जाने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, सबको समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ठीक, कमेंट करके रहिए, कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोगों को जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। समुच्चय एक दिया गया है जिसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, में एक रिलेशन दिया गया है। इस समुच्चय के द्वारा एक रिलेशन दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है भाई? सममित है, सतुल्य है, संक्रामक है, और यहाँ पर तुल्यता तुच्छ लिखा है, तुल्यता संबंध है। देखिए, यहाँ पर ये क्लास आप सभी लोगों के बहुविकल्पी प्रश्नों को ही नहीं तैयार कराएगी, बल्कि आपका संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन भी कराएगी। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा मतलब इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, पूरी क्लास को अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप लोगों का जैसे कोई अति लघुत्तरी या लघुत्तरी तक प्रश्न आता है तब भी आप सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि पूरे चैप्टर का यहाँ पर आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर सममित, सतुल्य, संक्रामक आया, ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ पर आपको हमें बतानी पड़ेगी। सतुल्य कब होता है? जब कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित होता है। तो जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 था, तो 1 स्वयं से संबंधित है, जी हाँ है, तो ये सतुल्य तो हो जाएगा। 2 से संबंधित है, 3 से संबंधित है, मतलब ये संबंध सतुल्य तो हो गया भाई, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं से संबंधित है। सममित में क्या होता है कि अगर 1, 2 संबंध में बिलोंग करता है दिए गए संबंध में, तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 2 देखिए यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस रिलेशन में दिया गया है। तो 2, 1 क्या दिया गया है? जी बिल्कुल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्रदत्त संबंध जो होगा वो कैसा संबंध होगा? सममित तो भैया नहीं होगा, किसी भी कंडीशन पर होगा क्या? सममित तो किसी कंडीशन पर नहीं होगा। फिर बात करें संक्रामक की, संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि 1, अगर 2 है और 2, 3 है दिए गए रिलेशन में, तो 1, 3 भी युग्म होना चाहिए, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 2 इसमें है, 2, 3 क्या 1, 3 है? जी भैया बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब यह संबंध संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। और जब तुल्यता संबंध की बात है, छोड़ो, तुल्यता संबंध कब होता है? जब संबंध सतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है। तो यहाँ पर संबंध केवल सतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है। तो इस प्रकार ये दिया गया संबंध क्या हो जाएगा? सतुल्य संबंध हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई संबंध आपको दिया जाता है अति लघुत्तरी, लघुत्तरी में, तो आप सभी लोग अब सिद्ध कर लोगे। मुझे पूरी आशा है, आप सभी लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग पेपर में 95+ फोड़ के आओगे। ठीक है, और मुझे काफ़ी खुशी होगी जब आपका मैसेज आएगा कि सर
मेरा जो है 95 प्लस स्कोर गया है, 90 प्लस स्कोर गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी सुन करके कि आपने अच्छा स्कोर किया पेपर में, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो y का मान होगा, y का मतलब यहाँ पर जो है इसका मुख्य मान जो होगा, इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा भाई। साइन इनवर्स एक्स का रेंज सभी को पता है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, ये देखिए बंद अंतराल में -π/2 से π/2। इसका मीन्स मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। क्या मीन समझाया था कि -π/2 से π/2 अगर यहाँ पर बंद अंतराल के अंतर्गत दिया गया है तो उसमें π/-2 भी शामिल है और π/2 दोनों शामिल है और इनके बीच की सारी वैल्यू भी शामिल है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो -π/2 से बड़ी और बराबर भी है और π/2 से छोटी और बराबर भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, इसको टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या है। कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा में क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा में आपको हमने बताया था कि कोसेक इनवर्स जो होता है साइन इनवर्स एक्स का विलोम होता है। तो ये माइनस का π/2 से प्लस का π/2 तो होता है, लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं होता है, इसमें 0 आपका शामिल नहीं होता है, बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, कमेंट करते रहिए भाई आप सभी लोग। आप लोगों की लाइव कमेंट भी हम देखते हैं, ऑफलाइन कमेंट भी देखते हैं जो नीचे करते हैं आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि व्यंजक 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। इसको तो हल करना पड़ेगा भाई। चलिए इसको हल करते, थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। आप सभी को पता है कि सेक कितनी की वैल्यू 2 होती है, तो सेक π/3 की वैल्यू होती कि नहीं होती है। तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और सेक ये π/3 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम π/3 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स सेक π/3 हो जाएगा और सेक इनवर्स सेक थीटा के बराबर हो, थीटा के स्थान पर यहाँ पर कितना π/3 हो गया। उसके बाद प्लस लगाते हैं, ठीक है। फिर साइन इनवर्स 1/2, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप सभी को पता है कि π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका π/6 से लिख देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2π, है ना। देखिए एक हार लोगे पहली बात, तो 6 हार ले लीजिए आप, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। हार लेने के पश्चात देखिए ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया 4π और प्लस का पाई, 4π कितना हो जाएगा 5π और बाई में कितना हो जाएगा 6, 5π/6 ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो यानी आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये वाला होने वाला है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला हमारा प्रश्न होगा इस क्लास का आव्यूह चैप्टर से हमने अगला प्रश्न लिया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखिए आव्यूह चैप्टर के आप जो है आव्यूह के जो प्रकार हैं, ठीक है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, किसी भी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। विकर्ण आव्यूह भी पढ़ा है, तत्समक आव्यूह भी पढ़ा है। तत्समक आव्यूह को ही हम इकाई आव्यूह बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, सभी को पता है ना। चलिए यहाँ पर आव्यूह एक आपको दिया गया है, ये आव्यूह किस प्रकार का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, आपको बताना है वर्ग आव्यूह है कि विकर्ण आव्यूह है कि तत्समक आव्यूह है, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं आव्यूह। तो पहली बात तो ये तत्समक आव्यूह नहीं तो इसके विकर्ण के एलिमेंट सारे 1 1 1 होते, तो है ही नहीं। विकर्ण आव्यूह भी नहीं है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह होने के लिए ये एलिमेंट का चेंज होना जरूरी है, चेंज भी नहीं है, छोड़ो। तो ये आव्यूह कैसा है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है। वर्ग सबसे पहले तो एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही होता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कैसा आव्यूह है, ये आपका वर्ग आव्यूह है। क्यों वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसके जो आप देख सकते हो रो की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर है, कॉलम की जो संख्या है वो रो की संख्या के बराबर है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भैया 7। इसमें बोला जा रहा है कि कोटि दी गई 3 क्लास 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0 हो। प्रविष्टि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है 2 या 0। अवयव कितने हैं, 2 हैं, तो आप लिखोगे भैया 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 क्लास 3 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 9, तो 2 की पावर 9 लिख दीजिए। अब आपको क्या पूछ रहा था, संभव
अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर 9 का मान कितना होता है भैया? 2 की पावर 9 का मान होता है 512। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जितने एलिमेंट हो वो नीचे लिखे हो, जितने कोटि का वो अवयव हो उसको जो है गुणा करके ऊपर पावर लगा दीजिए और जितना आएगा वो अवयवों की संख्या हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है कि एक अवयव दिया गया है, आप देख पा रहे हो ये अवयव। अभी मैंने आपको बताया था कि अवयव के प्रकार आपको आने चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया तत्सम का अवयव, जी बिल्कुल ये तो असंभव है ही नहीं सकता तत्सम का अवयव। फिर विषम सममित अवयव, जी नहीं है ये आपका एक विषम सममित अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा सममित अवयव है कि नहीं है? सममित अवयव में आपकी परिभाषा आपकी क्या थी सममित अवयव में? कि जो अवयव ए दिया जाए अगर उसका परिवर्त अवयव भी वही रहे, सॉरी यहाँ इन्वर्स मैंने लिख दिया, यदि ए अवयव का परिवर्त अवयव जिसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, जब किसी अवयव का ए डैश उस अवयव के बराबर होता है तो उस अवयव को बोला जाता है भैया कौन सा अवयव? सममित अवयव बोला जाता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि जब इस अवयव को हम क्या निकालेंगे, जैसे इस अवयव को ए के बराबर हम मान लें तो इसका जब हम ए डैश निकालते हैं तो ए डैश परिवर्त अवयव में क्या करते हैं? रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप ए डैश का मान निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका देखिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बार बार लिख जाता है, सॉरी। जब इसके परिवर्त अवयव का मान निकालो, जैसे ए डैश का मान आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, ये बार बार गड़बड़ हो जाता है भाई। इसके जब रो को कॉलम में लिखोगे तो 1 0 0 तब भी रहेगा, और रो को फिर कॉलम में बदलोगे 0 2 0 करोगे, तीसरी वाली रो को कॉलम में बदलोगे 0 0 4। जब आप इसका परिवर्त निकालते हो तब भी वही चीज़ होती है और परिवर्त नहीं निकालते हो तब भी वही चीज़ रहती है। मतलब ए डैश की जो वैल्यू होती है वो ए के बराबर ही होती है, और ये परिभाषा होती है सममित अवयव की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए आप किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े फिर इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सममित और विषम सममित के अवयव भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी देखिए गलती कर देते हैं। देखिए यहीं पर अगर क्वेश्चन में यहाँ पर अवयव बना दिया जाए, ऐसे अवयव बना दिया जाता है तो संगत अवयव आपस में बराबर होती है, यानी x की वैल्यू 6 के बराबर हो जाती है, 18 18 के बराबर हो जाती है, x की वैल्यू 6 के बराबर हो जाती है, 2 की वैल्यू 2 के बराबर। ये क्वेश्चन ही वैसे बना देते हैं कि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में। यहाँ पर सारणिक है और सारणिक में क्या होता है? कैंची गुणा, x का गुणा करोगे x स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं, 18 2 का गुणा करोगे 36, फिर बराबर लगाओ, 6 कितना हो जाएगा? 36, फिर माइनस लगाओगे, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये 36 से 36 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 उधर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो √36 हो जाएगा, √36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +/6 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भैया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए होगा या नहीं होगा? सभी को समझ में आया? चलिए इस तरीके से आपको टिक करना है। आप बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी 2020। आप देख सकते हो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक एक अवयव से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पढ़ाते वक्त कि सारणिक जो है एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। कभी भी सारणिक ऐसा देखा है क्या? ऐसा कोई सारणिक देखा? देखिए ऐसा कोई सारणिक देखा? 1 2 3 ऐसा कोई सारणिक देखा है क्या? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा देखा होगा, ठीक है। क्या ऐसा कोई सारणिक देखा है? 1 2 है ना, 1 2 1 3 ऐसे कोई देखा है क्या? मतलब रो और कॉलम की संख्या आपस में ना बराबर हो, कोई सारणिक देखा है? चैप्टर तो सभी लोगों ने पढ़ा है। जी बिल्कुल नहीं देखा है। इसका मतलब जो सारणिक होता है वो वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है। वर्ग अवयव की क्या परिभाषा होती है कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के मतलब जो है स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वह अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। तो सारणिक ऐसा कोई नहीं होता है कि मतलब उसका ऑर्डर सेम हो, 3 क्रॉस 2 हो जाए। ठीक, 3 क्रॉस 3 का होगा, या तो 2 क्रॉस 2 का होगा, या तो 4 क्रॉस 4 का होगा सारणिक। ठीक है, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर ही होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं भाई। बहुत ही प्यारा भैया मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते ही मैं दंग रह गया। यदि f(x) लिखा है, क्या लिखा है? यदि
एफ एक्स इक्वल टू 2x और जी एक्स दूसरा फंक्शन दिया x² 2 + 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फलन असतत हो सकता है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप जानते हो कि f और g दो फलन सतत फलन कब होते हैं, दो फलनों का योगफल सतत फलन होता है, उनका अंतर सतत फलन होता है, उनका गुणनफल सतत फलन होता है और उनका भागफल भी सतत होता है कि नहीं होता है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो चारों ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। जी भैया बिल्कुल नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया, जी एक्स इक्वल टू ये दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा फलन असतत हो सकता है। असतत देखिए ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? यदि x की वैल्यू 0 हो जाए भैया तो ये फलन ही नहीं परिभाषित होगा, तो असतत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, f/g उन बिंदुओं पर सतत होगा जहां पर x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, लेकिन जैसे x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो gx/fx जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, असतत हो जाएगा वो फलन। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा मैंने प्रश्न लिया, सभी लोग प्रश्न को पढ़ें। यहाँ पर एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx इक्वल टू 3x² प्लस का 36x प्लस का 5 से प्रदत्त है। x बराबर 15 है, तो सीमांत आय क्या होगी भैया? सीमांत आय, सीमांत करो अधिकतम। सीमांत आय जब भी आपसे पूछे जाए एग्जाम में, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो फलन दिया होगा उसका एक बार अवकलन करो। एक बार अवकलन करोगे तो ये Rx था, R' हो जाएगा। R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x² का अवकलन करोगे तो ये 6x हो जाएगा। 36x का स्क्वायर अवकलन करोगे 36 हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 5 अचरपद का अवकलन 0 होता है। अब जैसे ही आपने एक बार अवकलन ज्ञात कर लिया, वैसे जो x की वैल्यू कितनी 15 रख दीजिए इसमें। 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90 और प्लस का 36। 90 और 36 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 126 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पता हो गया होगा सभी को कि सीमांत आय कैसे निकालना है। ठीक है, ओके। जितना समय हम ले रहे हैं इतना ही समय एग्जाम में लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्नों पर, नहीं तो फिर समझ लो कि आपके नंबर कितने कम हो सकते हैं। क्योंकि समय ही क्या है यहाँ पर, समय ही यहाँ पर आपके नंबर हैं, आपकी सक्सेस है। समय को ध्यान में रखोगे तो सब कुछ ध्यान में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज क्या है। इतना रिवीजन किया है कि ऐसे आंसर टिक कर दोगे भैया। √x का आप समाकलन करो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 3/x की पावर 3/2 बटे में 3/2 यानी 2/3 हो जाएगा। पलट करके x की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने किसका अवकलज कर लिया? जो ये आपका √x था। √x का अवकलन कितना हो जाएगा? 3/2 नहीं होगा, 2/3 होगा। नीचे 3/2 रहेगा, ऊपर आएगा तो 2/3, x की पावर 3/2 और प्लस 1/√x का अवकलन कितना होता है भैया? 1/√x का अवकलन कितना होता है? 2√x होता है। जैसे √x का हम अवकलन करते हैं तो 1/2√x होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम समाकलन, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन है भैया, मुँह से कुछ और निकल रहा है क्या? प्रति अवकलज का मतलब समाकलन है। तो जब हम 1/√x का क्या करेंगे? प्रति अवकलज, तो आ जाएगा 2√x। अवकलन करते हैं तो 1/2√x और प्रति अवकलज यानी समाकलन करेंगे तो 2√x और प्लस c अचरपद जोड़ते हैं उसको जोड़ दीजिए। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? बहुत ही देखिए देखने में बड़ा लग रहा है ना, एक लाइन में आप टिक करोगे। इसमें आप जब नीचे वाले को t मानोगे ना तो ये आएगा और इनटू में dx आएगा और बराबर dt हो जाएगा। याद है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, तो ये आ जाएगा 1/t और dt। नीचे वाले को t मान लीजिएगा बस। ठीक है, 1/t का समाकलन कितना होता है भैया? सभी को पता है, log t होता है। और t किसको माना? इसको माना है, तो ये आपका हो जाएगा log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10। इसी को तो तुमने यहाँ पर t माना था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी तीरें हमने लगा दी, अब तो नहीं भूलोगे। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा x sec x स्क्वायर x dx, नहीं x sec स्क्वायर x dx का मान क्या है भैया? बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया, लेकिन आपको हल नहीं करना, पेन नहीं चलाना है, ऐसे ही बताइए भाई, बताइए भाई। देखते हैं कितने लोग जो है इसको बताते हैं। देखिए आसान है।
एक्स स्क्वायर को जब आप टी मानोगे तो ये आ जाएगा 2x dx बराबर dt, यानी x dx, x और dx के स्थान पर आप लिख सकते हो dt/2 लिख सकते हो कि नहीं, यानी 1/2 तो आगे आ जाएगा और समाकलन कितना हो जाएगा सेक, इसको हमने टी माना टी हो गया और x dx के स्थान पर dt है, सेक टी dt हो जाएगा। सेक टी का समाकलन सभी लोग जानते हो क्या होता है भाई, सेक टी का समाकलन कितना होता है भाई, सेक टी का समाकलन होता है log सेक टी प्लस tan t और t बराबर कितना बना था x स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा log सेक एक्स स्क्वायर प्लस का tan एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर टी माना था तो यहाँ पर टी अभी ये लिखते हैं हम और टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर भी तो पुट करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर ही तो टी माना था। तो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट दे दी गई है 1 to √3। आप सभी को पता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स x होता है और उसके बाद हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से √3 है। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे x के स्थान पर √x पुट करोगे तो tan इनवर्स √3 पुट करोगे तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। √3 tan कितने की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू, तो डायरेक्ट π/3 ही रख दीजिए क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं π/3 और उसके बाद जैसे tan इनवर्स x के स्थान पर आप लोअर लिमिट 1 पुट करोगे, 1 वैल्यू होती है tan π/4 की तो π/4 रख दीजिए, बस इसी को हल कर लीजिए। 4 3 भैया 12 और 4 पाई से 3 पाई जाएगा 1 पाई, पाई बटे जो 12 ऑप्शन में देखो कहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि समाकलन √1 प्लस sin 2x dx का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, ऐसे ही बताइए। देखिए √1 प्लस sin 2x का मतलब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, ये केवल रह जाएगा sin x और प्लस का cos x, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा। इसका होल स्क्वायर ही तो अंदर था, लिखा है रूट के अंदर, तो अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा dx। अब sin x का समाकलन करते हो सभी लोग, कितना होता है आप सभी लोग बताइए। sin x का समाकलन भूल गए क्या, sin x का समाकलन क्या होता है बताइए भाई। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, अवकलन सी वैल्यू का माइनस होता है। ठीक है, और उसके बाद cos x का अवकलन कितना हो जाएगा प्लस का sin x। ठीक है, तो sin x माइनस cos x कहीं पर ऑप्शन में है, sin x माइनस cos x ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई, बिल्कुल समय को लॉस नहीं करेंगे भाई, आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकल समीकरण, यहाँ से तो एक क्वेश्चन भैया 100% टिक कर लीजिए, कोटि और घात का क्वेश्चन आएगा और उसमें क्या कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से एक मुख्य मान का क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर आना है। ठीक है ना। अवकल समीकरण दी गई है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अवकल समीकरण कोटि और घात निकालना सभी को बताया है। इसमें बोला गया है कि घात कितनी है, बताइए आप लोग घात कितनी है भाई। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसी की घात को देखेंगे कितना है, 3 है कि नहीं, कोई गड़बड़ क्या घात है कितनी भाई, आप लोग बताइए। अवकल समीकरण की घात d/dx प्लस साइन dy/dx, ये चीज़ गड़बड़ लिखी हुई है ना, हम वही सोच रहे हैं कि इसमें परिभाषित नहीं ऑप्शन कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है मामला भैया। दी गई जो समीकरण है उसमें जो d/dx है, ठीक है, और डबल d/dx में बहुपद समीकरण नहीं है, ये एक बहुपद समीकरण नहीं है, आप देख सकते हो। अतः इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। कितना तगड़ा क्वेश्चन आ गया हो, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो समीकरण दी गई है इसमें जो d/dx दिया गया है वो यहाँ पर देखिए जो द्वितीय कोटि का अवकलज दिया है इसमें बहुपद समीकरण नहीं है। ये एक बहुपद समीकरण ना होने के कारण इस अवकल समीकरण की जो घात होगी वो परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो भैया इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, हाँ इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये बहुत दिक्कत खड़ी करेगा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ऐसा तो, और 2019 में आया भी है, आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अवकल समीकरण आपके सामने दी गई है कि कोटि क्या होगी, बताइए आप सभी लोग। इसको तो बता सकते हो, तो बहुपद है जी है। इसकी कोटि कितनी होगी, अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, इसकी कोटि हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4।
कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ आचरों की संख्या कितनी है? मैंने कितनी बार आपको बताया, 4 बार अवकलन किया गया, इसका मतलब उसके अंदर 4 अचर पद रहे होंगे। 2 बार अवकलन किया गया, इसका मतलब उसके अंदर 2 अचर पद रहे होंगे। 3 बार अवकलन किया गया है, तृतीय कोटि का अवकलन निकाला गया है, तो 3 बार अवकलन किया गया होगा। अब 4 बोला गया है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ये डी है, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस गोले पर तीर मारते हैं। किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है? ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा भी अवकल समीकरण से है। d3y अपान में dx³ माइनस का 2d2y/dx² की होल स्क्वायर प्लस y = 0 की कोटि है। भैया कोटि आप तुरंत पता लगा सकते हो, कोटि कितनी है? सभी लोग बताएं जल्दी से, कोटि बताएं कितनी है? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जितनी बार अधिकतम अवकलन किया जाए। कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया? 3 बार। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीर मार के इसको हम घायल कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? बढ़े, खेलने में मज़ा आ रहा होगा भैया आप लोगों को, मानो या ना मानो, ठीक है। कल बहुविकल्पी प्रश्न एक गलत नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा भी सम्मान खोएगा और आपका तो सम्मान खोएगा ही, ठीक है। तो सम्मान खोने नहीं देना है, मम्मी पापा का सर ऊंचा करना है ना, ठीक। चलिए लिखा है अगले क्वेश्चन में, यदि सदिश, मैंने वेक्टर से क्वेश्चन उठाया है, λ i + 4j + 3k और 4i + 2j माइनस 4k परस्पर लंब हैं। दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, कंडीशन क्या होती है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b = 0। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तब दो सदिश क्या होते हैं? परस्पर लंब होते हैं। तो चलिए इनका यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए लैम्डा का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लैम्डा डायरेक्ट है ना, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। 4 लैम्डा बराबर 12 से 8 जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू भैया 1 आ जाएगी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। इसको बढ़िया सा डिब्बे में बंद कर देते हैं, आप इसको पढ़ते हैं। लिखा i डॉट, फिर देखिए लिखा j क्रॉस k, फिर प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j। वामावर्त मैंने क्लॉकवाइज बताया था। j देखिए i ऊपर लिखा है, j यहाँ लिखा है, k यहाँ पर लिखा है, तो i j का मल्टीप्लाई कितना होता है? k होता है, j k का मल्टीप्लाई i होता है, तो i डॉट i यहाँ पर हो जाएगा। देखिए i और इसका मान i डॉट i का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया, प्लस लगाओ। फिर i क्रॉस k है, i क्रॉस k तो उल्टा आ गया भैया, i क्रॉस k है ना, तो हम विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा j, तो j डॉट j का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? j डॉट j हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का दिशा बदलने के कारण तो ये 1 हो जाएगा माइनस का। फिर प्लस k है, i क्रॉस j है, तो i और j का मल्टीप्लाई करोगे क्लॉकवाइज में तो k आएगा, और k डॉट k का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 आ गया, प्लस लगा दीजिए, ये -1 ये +1 0 हो जाएगा, ये केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समय लॉस नहीं करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, ध्यान से देखिए। दो सदिश दिए गए, एक ये सदिश के बीच का कोण cos थीटा बराबर, डायरेक्ट लिखिए, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट i और 3i का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं भैया 3 बचा है ना, और उसके बाद 2 और इधर 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई प्लस का 4, उसके बाद 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस का 3, तो ये 3 4 3 7 3 10, तो ऊपर तो भैया 10 हो जाएगा, और बटे में मापांक पहले सदिश का, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 1 14, √14 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे सदिश का मापांक √14 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 बटे √14 का गुणनफल 14 आ जाएगा। 2 पंची 10 और 2 सदी 14, कितना आ गया? 5/7 है कहीं पर। थीटा का मान निकालना, तो कॉस उधर जाएगा, कॉस इन्वर्स में हो जाएगा, तो इसके बीच का कोण आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा भैया? ज़्यादा बड़ा गोला नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं ना, तो ये जो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉस इन्वर्स 5/7। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए भाई, ये आया है 3D से, ठीक है।
लिखा है बिंदु अल्फा कामा बीटा कामा गामा की वाई अक्ष से दूरी, कहाँ से बोला गया, वाई अक्ष से। मतलब ये जो बिंदु होगा वो जो ये बिंदु होगा, एक सेकंड, जो ये आपका बिंदु होगा वाई अक्ष के लिए बिंदु हो जाएगा 0 कामा बीटा कामा 0, वाई अक्ष से दूरी निकाला ना तो वाई पर 0 रहेगा। अब इनके बीच की दूरी निकाल लो कि वाई अंडर रूट x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे बीटा माइनस बीटा 0 स्क्वायर हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा प्लस का गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर केवल और केवल अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बचेगा, बाकी बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आई बात समझ में। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जो आएंगे वो प्रोबेबिलिटी से लिए गए हैं। अब आप ही सभी को बताना है, ये देखिए अब हम लास्ट चैप्टर की ओर हैं, है ना। तो लास्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। चलिए आप सभी लोग बताओगे, क्या बताओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का मान क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का मतलब ये होता है कि ए के घटना घटित होने की प्रायिकता निकलना है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी क्या है, घटित हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का मान निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बटे में यहाँ पर बी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0, तो जैसे बटे में 0 रखेंगे और किसी के बटे में 0 का मतलब भैया परिभाषित नहीं यानी इन्फिनिटिव। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इस प्रकार जो ये आपकी क्लास हुई वो क्या हुई, द एंड हुई, समाप्त हुई कि नहीं हुई। और आप सभी लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास भी हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी आप लोगों को फिजिक्स की तैयारी हम कराने वाले हैं, फिजिक्स का पेपर भी तो है आप सभी को, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों में शेयर कर देना, उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। किसी के बारे में हित सोचोगे तभी तो भगवान आपका हित करेगा, ठीक है। तो ये क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, इसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।